Hello guys, I'm Anurag. So we were into world history. A brief introduction about me. I have written 4 UPSC mains 2020, 2022, 2023, 2024. I have also written 4 forest mains of UPSC 2020, 2022, 2023, 2024. I have also written UPPCS, BPSC, RPSC mains. So today we were into American Revolution. तो हमने देखा था कि अमेरिका की कैसे विक्ट्री हुई थी यॉर्क टाइन पर फाइनल। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो फोर्सेस थी ब्रिटिश लेड, उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन की फ़ोर्स के आगे सरेंडर कर दिया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही हैं जो बाद में फिर इंडिया आ जाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट वाले, सेम लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, तो युद्ध ख़त्म हो गया, अमेरिका जीत गया, इंडिपेंडेंट हो गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया उन्होंने। तो अब देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे इसके। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि नोटवर्दी हैं, जो कि हमें ध्यान रखनी है स्पेशली। क्या क्या पूछते हैं पेपर में, ये नहीं पूछेंगे कि वॉर कैसे हुआ, वॉर में क्या क्या हुआ, ये सब नहीं पूछते। बस पूछते हैं कि रीजंस क्या थे ये वॉर के, इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। उस वॉर से हुआ क्या क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। इन दो पे ही मोस्टली क्वेश्चन आता है हमेशा। अगर आएगा कभी भी तो इन्हीं दो चीज़ों पे आएगा। घुमा फिरा के लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन लिखना यही होगा, या तो रीज़न लिखने होंगे या कॉन्सिक्वेंसेस लिखने होंगे। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आपको वो कोर्स वगैरह नहीं याद करने कि वॉर में क्या क्या हुआ, किसने कितने सोल्जर मारे, किसने किसके सिपाही मारे, किसने किसके घर से सोना चुराया, किसने क्या किया, ये सब हमें नहीं याद रखना। काम की चीज़ें याद रखनी है, मोस्टली फोकस करना रीज़न कौन या। और ये चीज़ एक्चुअली हर चीज़ के लिए अप्लाई होती है, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री में तो स्पेशली हर चीज़ के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि कम क्वेश्चंस आते हैं, कम आउटपुट है, तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है इसमें, टाइम ख़राब नहीं करना। तो इसलिए चीज़ों के वाई, वॉट, वाई एंड आपका कॉन्सिक्वेंस, इन तीन चार चीज़ों पे ही फोकस करना किसी भी टॉपिक के। जनरली उसके उस चीज़ में क्या एंटर नहीं करना हमें कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन का। जैसा कि हमने देखा था कि अमेरिकन जीत गए, यूएस ब्रिटिश हार गए, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी उसके बाद। मतलब एक कोई भी वॉर जब ख़त्म होता है तो एक ट्रीटी की जाती है जिसमें कि जो जो नेगोशिएशंस हैं वो फाइनल किए जाते हैं। तो ये ट्रीटी हुई, लिख दीजिएगा कि कॉन्सिक्वेंस में पहला कॉन्सिक्वेंस है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसका रिजल्ट क्या था कि ब्रिटेन रिकॉग्नाइज्ड यूएस इंडिपेंडेंस एंड सीडेड टेरिटरी ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर, लिख दीजिएगा। और स्पेन रीगेन्ड फ्लोरिडा। ये एक्चुअली मत ही लिखो तुम, अननेसेसरी कन्फ्यूजन होगा, हमें नहीं जानना ये सब, उतना ही ठीक है। ठीक है, पहला ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया। दूसरा कि अब इंडिपेंडेंट होने का यूएस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट यही है, फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेस्ड ऑन एनलाइटनमेंट प्रिंसिपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कोई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था। ब्रिटेन को अगर आप डेमोक्रेटिक कहोगे तो एक लिमिटेड लेवल पे था, क्योंकि वो मनार्की ही थी बस। वहाँ पे एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद काइंड ऑफ कैबिनेट सिस्टम था, तो डेमोक्रेटिक तो नहीं था। और एनलाइटनमेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था या नहीं था, ये भी बहुत ही कंटेंशियस क्वेश्चन है, क्योंकि और यूएस का जो स्ट्रगल है वो एनलाइटनमेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, वो हम देखेंगे कैसे था। ठीक है, पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। फिर ड्राफ्टिंग ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, ठीक है, एक फेडरल गवर्नमेंट बनी और सेपरेट ब्रांचेस बने। और अदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया, लैटिन अमेरिकन रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया, और ना जाने कितने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को इंस्पायर किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कुछ कुछ चीज़ें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब यहीं से लिया गया है। तो ये जो फर्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूशन था, ओल्डेस्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज भी चल रहा है, ठीक है, पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इम्पैक्ट ऑन यूएस हो गया, ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया। एक दो चीज़ें और लिख लो यार, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड।
ठीक है, एक चीज़ और लिखिए, थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखिए कि पहला तो जो क्लास डिविजन्स थे वो और ज़्यादा एग्जस्करबेट हो गया, क्योंकि अमेरिकन का यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्री मार्केट इकॉनमी को प्रमोट करता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था। कुछ हिस्टोरियंस ने इवन ये कहा है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, कि वो लैंड ओनर्स की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है। मतलब ठीक है, वो ऑब्वियसली बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट क्लास डिविजन्स हुए। ठीक है, क्लास डिवीजन मतलब बुर्जुआ प्रोलिटारियत में इकॉनमी डिवाइड हुई, लैंड ओनर्स की पावर बढ़ गई, और जो लैंड ओनर्स नहीं थे, जो लैंडलेस थे, उनकी पावर घट गई। और सेकंड जो है रेशियल डिविजन्स, स्लेवरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, स्लेवरी अभी भी वैसे ही चल रही थी। ठीक है, ये दो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। और देखते हैं, एक दो चीज़ें और लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने नेगेटिव चीज़ें लिखी, थोड़ा सा ये मतलब सोशल में नेगेटिव था। एक हेडिंग बना लेना, सोशल चेंजेस, उसमें ये होगा नेगेटिव। अब दो चार चीज़ें पॉजिटिव देख लेते। स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन काफ़ी इम्प्रूव हो गया, क्योंकि जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का वॉर था उसके बाद यूएस एक मैच्योर सोसाइटी में कन्वर्ट हुई, और लड़कियों का जो कंट्रीब्यूशन था उसको रिकग्नाइज़ किया गया। तो विमेन का जो प्रोमिनेंट रोल था वो यूएस सोसाइटी में देखा गया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ कि उनको सारे राइट्स दे दिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट बाकी सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में विमेन का स्टेटस बेटर हुआ था। उनको कहा जाता था रिपब्लिकन मदरहुड, पेट्रियट डॉटर्स। तो थोड़ा पेट्रियार्की पे फ़र्क पड़ा था। ये पॉजिटिव में स्टेटस ऑफ वुमेन लिख सकते हैं। एक चीज़ और लिख सकते हैं हाँ इसमें, कि इसके बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था अमेरिका के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अमेरिका बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हुआ है इसके बाद। ठीक है, अब कंक्लूजन में ये डालिए कि अमेरिका इंडिपेंडेंट तो हो गया, पहला सक्सेसफुल कॉलोनियल इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, लेकिन कुछ फैक्टर्स अभी भी अनरिजॉल्व रह गए थे जो कि उन्होंने नहीं देखे, जो कि स्लेवरी कर। बाद में वही चीज़ अमेरिकन सिविल वॉर में जाकर बदली, आज से अराउंड 100 साल बाद। तो ये अपना कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन जैसे मैंने बताया, हमको उसी टेम्पलेट को फॉलो करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक है कि हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड लेड की गई, तो इसमें बेसिकली क्या बताने, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं आपको। कॉन्सिक्वेंसेस सारे पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले नहीं। ये बता दो, बस वही करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, कुछ कोट्स दिए हुए हैं। अब इन बेसिकली क्या है कि अब ये कोट्स क्या करोगे आप, ये वैसे भी ऑप्शनल के कोट्स होते हैं, ऑप्शनल में यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं हिस्टीरियोग्राफी। लेकिन आप कहाँ यूज़ करोगे, अब आपका तो ऑप्शनल है नहीं हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आने वाला है, तो याद करना भी वर्थ है क्या। मैं कहूँगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप एक आध कोट याद कर सकते हो हर टॉपिक पे, तो कर लो। इंट्रो और कंक्लूजन में बहुत हेल्प मिलती है। इंट्रो में एग्जैक्ट एक कोट हिस्टोरियन का चिपकाओ, कंक्लूजन में एक कोट चिपकाओ, बहुत ही अच्छा +1 मिलेगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। +2 भी मिल जाए क्या पता। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है याद रखना तो याद रख लेना, नहीं पॉसिबल है मत रखना, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो एक एक अप्रोप्रिएट कोट लिख के आएगा इंट्रो को कंक्लूजन में, +1 to +2 लेके जाएगा। ये कंक्लूजन के लिए बहुत अच्छा कोट है, जैसे गॉर्डन एस वुड का है, द रेवोल्यूशन वॉज द मोस्ट रेडिकल एंड फार रीचिंग इवेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्ट। और एक ये है एरिक फॉनर का, इट प्रोड्यूस मल्टीपल आइडियाज ऑफ लिबर्टी शेपिंग डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ फ्रीडम। अगर आपको समझ आए, याद रह जाए एक दो, तो लिख देना, नहीं याद रहे कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें कंपलसरी नहीं है, आपके श्रद्धा के ऊपर है। ठीक है, देख लेना, आपको जो इनमें से अच्छे लगे एक दो याद कर लेना। ठीक है, इम्पैक्ट पे अब क्या है, इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन आया तो नहीं है मेरे ख्याल से, कंटेंट दिया हुआ तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो इंस्पिरेशन,
किसकी इंस्पिरेशन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, सुभाष चंद्र बोस ने सेल्फ गवर्नेंस के मॉडल से इंस्पिरेशन लिया। ये भी एक इंस्पिरेशन है बेसिकली। इसको क्या कहोगे आप कि इसने प्रेसिडेंट सेट किया कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कॉलोनाइज्ड नेशन ने अपने कॉलोनियल मास्टर को उखाड़ फेंका। तो इससे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो कि बाद में लैटिन अमेरिका में स्प्रेड हुआ, और लैटिन अमेरिका के सारे कंट्रीज़ ने अपने स्पेनिश और पोर्टुगीज़ मास्टर्स को भगा दिया। यही ट्रेंड आगे जाके एशिया में आया, अफ्रीका में आया। तो प्रेसिडेंट सेट किया, इंस्पिरेशन दिया, फिर एनकरेज इंडियन नेशनलिस्ट। लिख लोगे आप? इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट आइडल्स। तो इम्पैक्ट में एक्चुअली जो हमने एक्चुअली इसका सेग्रीगेशन ठीक नहीं है नोट्स का। तो पहला हो गया ट्रीटी ऑफ पेरिस कॉन्सिक्वेंस में, दूसरा हो गया इम्पैक्ट ऑन यूएस, तीसरा मैंने बताया था सोशल चेंजेस, चौथा लिखिए कि उससे पॉलिटिकल अवेकनिंग कैसे प्रमोट हुई। चौथा पॉलिटिकल अवेकनिंग, इसके पॉइंट्स लिखिए कि पॉलिटिकल अवेयरनेस है इंडियन रिफॉर्मर रिवॉल्यूशन में। सिर्फ इंडियन रिफॉर्मर्स नहीं, वर्ल्ड वाइड। फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी इसी ने इंस्पायर किया था। ठीक है, अगर इंडिया पे क्वेश्चन है तो इंडिया स्पेसिफिक लिखिए। अगर इंडिया पे स्पेसिफिक नहीं आएगा, वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है, आता है तो इंडिया स्पेसिफिक लिखना है, वरना पॉलिटिकल अवेकनिंग में जनरल 4 वर्ल्ड वाइड पॉइंट लिखने 3-4, और मॉडल फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट कि किस तरीके से बाकी और कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए ये एक मॉडल बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैटिन अमेरिका, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर एशिया, अफ्रीका के लिए मॉडल बनाए। तो अगर इंडिया स्पेसिफिक आता है तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे इंडिया स्पेसिफिक आने के चांसेस मुझे नहीं, तो मुझे ऐसा ध्यान भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया स्पेसिफिक। अच्छा, दूसरा देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये अब एक हिस्टोरियन थे अभी के, चाइनीज़ हिस्टोरियन जो कि यूएस में काम करते हैं। उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन मॉडर्न वर्ल्ड। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन मॉडर्न वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा इट इज़ टू सून टू टेल। एब्सर्ड, 250 साल हो गए इस चीज़ को ऑलमोस्ट। वो कहते हैं कि इट इज़ टू सून टू टेल, कि अभी ये बड़ी जल्दीबाजी होगी अगर मैं बोलूँ कि इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है। उनके हिसाब से फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडल्स थे वो अभी भी सोसाइटी के अंदर सीप कर रहे हैं। तो बेसिकली रेवोल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रेवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। मतलब ये ऑब्वियसली एक फिलोसफिकल डायमेंशन है इस चीज़ का, ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन चल रहा है। उनका कहना है कि मतलब उस रेवोल्यूशन ने जो चीज़ें स्टार्ट की थी सोसाइटी में वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, वो अभी भी सोसाइटी को अलग अलग तरीके से चेंज कर रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कितना बड़ा रेवोल्यूशन था। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इन दोनों को साथ साथ देखा जाता है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से ही मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट पॉलिटिकली एंड सोशली। दो चीज़ें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये दो चीज़ें जो हैं इन दोनों ने ही मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है आज के। तो इसलिए ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, इससे मोनार्की ख़त्म हुई, डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, सोशल चेंजेस आए, ये वो देखते हैं। ठीक है, एक इंट्रो में डाल देना आप कि बेसिकली ये किसके अगेंस्ट था। एब्सोल्यूट मोनार्की ऑफ किंग लुइस 16। ये जो उस समय फ्रांस के मोनार्क थे, इसको कहते हैं बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, ये जो मोनार्क थे, इन मोनार्क का उनके अगेंस्ट, उनकी जो डेस्पोटिक पॉलिसीज़ थी उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। 1789 में स्टार्ट हुआ था, 1799 में ख़त्म हुआ। ख़त्म होने को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रेवोल्यूशन ख़त्म हो गया? बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम ख़त्म होने की डेट इसलिए दे पाते हैं क्योंकि उसके बाद नेपोलियन ने अपनी एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली थी जो कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, जिसको फ्रेंच पीपल ने रिकग्नाइज़ किया था। इसलिए हम मानते हैं कि 1799 में रेवोल्यूशन ख़त्म हो गया। अब रेवोल्यूशन हुआ क्यों था, एक बार बेसिक आउटलाइन देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी का। फ्रेंच सोसाइटी 3 तरीके के स्टेट्स में डिवाइड है। स्टेट मतलब बस एक ग्रुप ऑफ पीपल।
तो फर्स्ट स्टेट जो था, जो कि क्लर्जी कहते हैं उसको, क्लर्जी मतलब जो लोग चर्च में काम करते हैं, मतलब प्रीस्ट, पादरी, चर्च के नोबल्स, बिशप, आर्च बिशप, ये लोग मतलब जो कि चर्च में पावरफुल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा स्टेट है नोबैलिटी का, जो राजा से रिलेटेड है, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारियाँ और जितने भी उनके चमचे चेले होते हैं वो सारे नोबैलिटी है। तीसरी कॉमन जनता। तो बेसिकली क्या था कि ये 3 पार्ट में डिसाइड, अब ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा यही होंगे कॉमन जनता, ये थे अराउंड 98%। 1% टोटल ये थे, 1% टोटल ये थे, लेकिन ये दोनों 2% होते हुए अराउंड 40% ज़मीन के मालिक थे, और 98% जनता बाकी बची हुई 60% ज़मीन पर जी रही थी। मोस्ट ऑफ द वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के पास था, और ये तीनों, ये जो है कॉमन जनता का खून चूसा करते थे। तो आप समझ रहे हो कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी पे बिल्ट जो सोसाइटी थी, उसके अगेंस्ट जो विद्रोह था वो उसके रोष के कारण शुरू हुआ विद्रोह था। अब इसमें इश्यूज थे कि अब ये दोनों थे, ये तो सारी ज़मीनें खा रखी थी, सारा पैसा इकट्ठा कर रखा था, उसके बाद भी टैक्स नहीं देते थे, और इन दोनों के पास पावर थी कॉमन लोगों पे टैक्स लगाने की। जो क्लर्जी थे, ये एक अपने तरीके का टैक्स लगाते थे कॉमन जनता पे, जिसको कहते थे टीथ। इनके पास पावर थी कॉमन जनता पे टैक्स लगा सको, तो टीथ करके एक टैक्स लगाते थे जनता पे। तो अब सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी ही थी, इतनी इनइक्वालिटी थी। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स हुए। पहला तो अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा है, उसमें फ्रांस ने अमेरिका की साइड से साथ लिया था, तो उसकी वजह से इकॉनमी और शटर हो गई थी, क्योंकि इंग्लैंड से लड़ाई करी थी उन्होंने, यूएस की तरफ से, तो और ज़्यादा इकॉनमी वल्नरेबल हो गई थी, तो गरीबी और बढ़ रही थी। उसके साथ ही 1987 में एक 1987 करो 1787 में एक फेमीन आया था, उससे हालत और ख़राब हो गई थी, और बहुत लोगों के लिए खाने के पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, ब्रेड नहीं थे। और जो ये दोनों थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ये इनकी ज़िंदगी पूरी ऐश में चल रही थी। और जो राजा था लुईस 16, वो निहायती बेवकूफ़ किस्म का राजा था, उसको कोई मतलब नहीं था, बस चल रहा था, उसके पास अकल भी नहीं थी। उसकी बीवी थी मैरी एंटियोनेट, जो कि ज़्यादातर चीज़ें खुद देखती थी, तो राजा का अपना कंट्रोल नहीं था। मैरी एंटियोनेट के उंगलियों पे नाचने वाले राजा थे। तो अब राजा की अपनी अकल नहीं है, राजा का मतलब राजा इतना बेवकूफ़ था कि आप एक चीज़ से समझ सकते हैं कि जब ये दिक्कतें चल रही थी, तो राजा अपने एक मिनिस्टर से कहता है कि विश आई कुड बी यू, यू कैन लीव योर जॉब एनी टाइम बट आई कांट, आई मीन आई विश आई कुड बी यू। उनका कहना है कि मतलब इससे अच्छा मैं तुम्हारी तरह होता तो कितना अच्छा होता, मैं इन सबको छोड़ के भाग जाता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़कर भाग जाता। तो आप समझ रहे हो कि मतलब वो राजा रूल के लिए एप्ट नहीं था, तो सिचुएशन और ख़राब हो रही थी, तो उसको संभाल नहीं पा रहा था ना। और जो लोग आपने देखा होगा, जो लोग वीक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिटिकली, जो जितना वीक होता है वो अपनी पावर को यूज़ करके सामने वाले को और दबाना चाहता है। तो अब जो जितना इनकॉम्पिटेंट है, अब जिससे इनसे काम नहीं हो रहा और लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो ये चाहते थे कि इनकी ज़बान बंद की जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर यूज़ किया जाए इनके अगेंस्ट। तो पुलिस अपनी मिलिट्री भेज के लोगों को डराते थे, धमकाते थे कि चुप बैठो। अब आप ऐसा करोगे, और जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब लोगों का डर खत्म हो जाता है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दंगे वंगे होने लग गए, लोग डिमांड करने लग गए कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें दो। तो ऐसे ही दंगे के बीच में जो रानी थी मैरी एंटियोनेट, उन्होंने अपने किसी एडवाइज़र से पूछा कि ये लोग दंगे क्यों कर रहे हैं, ये लोग दंगे क्यों कर रहे हैं। तो एडवाइज़र ने कहा, मैडम इनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, ये इसलिए दंगे कर रहे हैं। तो इससे एक इनका जो स्टेटमेंट है, जो रानी ने रिप्लाई किया, वो दिखाता है कि ये लोग कितना रियलिटी से दूर थे। तो रानी कहती है, इनके पास ब्रेड नहीं है खाने को, तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। तो इससे पता चलता है कि वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था, और कोई, ये लोग रिलेट ही नहीं कर सकते थे कॉमन जनता से। तो डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा था। यही सब लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट।
एक चीज़ और, हाँ, इनको कोई राइट नहीं था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था थर्ड स्टेट को। फिर जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्ट लेने की वजह से टैक्सेशन थर्ड स्टेट पे ही था। फर्स्ट सेकंड स्टेट को टैक्स वैक्स नहीं देते थे, लगाते थे खाली। फिर फूड शॉर्टेज वगैरह। तो ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न था। अब अगर पूछेंगे कि इसका कॉज क्या था, तो पहला कॉज क्या था कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 पार्ट्स, मतलब बेसिकली इनइक्वालिटी ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस। तीसरा इनलाइटनमेंट इन्फ्लुएंस। इनलाइटनमेंट क्या था? इनलाइटनमेंट एक्चुअली एक मूवमेंट था जो कि मिडवल यूरोप में मूवमेंट था। मिडवल अराउंड 800 से 1300 के बीच, जो एडी 800 एडी से 1300 एडी के बीच का यूरोप, वो चर्च के इन्फ्लुएंस में था। वहाँ पे चर्च की पावर चलती है, उसको डार्क एजेस कहते हैं यूरोपियंस। उसमें कोई इनोवेशन नहीं हुई, सोसाइटी स्टैग्नेंट हो गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुए थे। तो वो जो सोसाइटी है उसको ये लोग कहते हैं कि डार्क एजेस था हमारा। उस डार्क एजेस को ब्रेक करने के लिए जो एरा स्टार्ट हुआ था, उस एरा को दो अलग अलग इवेंट्स से जाना जाता है। एक कहते हैं रेनासा, दूसरा एनलाइटनमेंट। रेनासा क्या होता है? जिसमें कि नए इनोवेशंस किए गए कल्चरल रियल्म में। मतलब नई पोएट्री लिखी गई, नए आर्ट बनाए गए, नई पेंटिंग्स बनाई गई। इसमें इसी में आपके कुछ कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं, जैसे कि मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा पेंटर का, जो बहुत फेमस पेंटर है, याद आता तो मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ, इस तरीके की चीज़ों से ब्रेक किया गया था जो स्टैग्नेशन था सोसाइटी में, चैलेंज किया गया था एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को। सिमिलरली एनलाइटनमेंट क्या था? एनलाइटनमेंट थिंकर बेस्ड था। कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया कि अब जैसे कि ये हैं जॉन लॉकी, मोंटेस्क्यू और रसो। अब रसो ने कॉन्सेप्ट दिया था जनरल विल का, जो कि डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट की तरह देखा जाता है। एग्जैक्टली डेमोक्रेसी नहीं है वो, बट वो कहते हैं कि जनरल विल होनी चाहिए। जनरल विल मतलब जो कॉमन जनता है जिसको आप रूल कर रहे हैं, तो उस कॉमन जनता की जो टोटल जनरल विल है उस सोसाइटी की, उस सोसाइटी के हिसाब से ही आपको रूल करना चाहिए। ये रोसो कहते हैं। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या कहती है कि जब सोसाइटी प्रिमिटिव थी तो कोई भी राजा नहीं होता था और कोई भी प्रजा नहीं होती थी, सभी लोग अपने आप रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट बढ़ा, जैसे जैसे लोग बड़े कन्फ्लिक्ट बढ़ा। अब 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, 3 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, तो अब उस झगड़े को सुलझाने के लिए एक आर्बिट्रर चाहिए था कि अब 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो सुलझाएगा कौन? एक बंदा चाहिए। तो सभी लोगों ने मिलकर एक बंदे को चूज़ कर लिया, उसे बोला कि अब तुम जो है एक राजा हो, तुम हमारे झगड़ों को सुलझाओगे, हमारी जो समस्याएं होंगी सुलझाओगे, उसके बदले में हम तुम्हें अपने तरफ से कुछ कुछ अपना अनाज देंगे, चावल देंगे, बेसिकली लिखा हुआ था कि राइस देंगे। बेसिकली हम तुम्हें कुछ अपने हिस्से का इनाज देंगे, जो कि बाद में टैक्स की तरह इंटरप्रेट किया गया कि हम तुम्हें टैक्स देंगे, तुम्हारी दिक्कतें सॉल्व करो। तो इससे क्या हुआ ना कि पहले माना जाता था कि जो मोनार्की है वो डिवाइन है, भगवान ने बना के भेजा है राजा को, तो इसलिए कोई हटा नहीं सकता। लेकिन रोस्सो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसने ये बताया कि भगवान ने नहीं बनाया मोनार्की को, हमने खुद बनाया है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब हमने खुद बनाया तो हम हटा भी सकते हैं। तो यही एनलाइटनमेंट के ये थिंकर्स थे। जैसे ये रेसो हो गया, एक वोल्टायर थे। वोल्टायर ने रिलीजन के अगेंस्ट कमेंट किया था, बहुत सरकास्टिक कमेंट्री थी उनकी। रिलीजन को अटैक किया था, सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया था, और बोला था कि चर्च का जो काम है, चर्च का काम चर्च तक रहना चाहिए। आपका काम है पूजा पाठ कराना, पूजा पाठ कराइए, आपका काम सरकार में घुसने का नहीं है, वो हमें देखने दीजिए। इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर दिया था मोंटेस्क्यू ने, कि एग्जेक्टिव की पावर एग्जेक्टिव एक्सरसाइज करेगा, जुडिशरी की पावर अलग एक ब्रांच होगी वो एक्सरसाइज करेगी। राजा के पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए, और एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जो कि चेक लगा सके राजा की पावर्स पे भी। राजा की पावर्स भी अनफेटर्ड नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरीके की ये मोंटेस्क्यू, रोसाए, वोल्टेयर, लॉके, इन्होंने इस तरीके की अलग अलग थ्योरीज दी। अब इन थ्योरीज़ का जो मतलब ये फ़िलासफ़र्स थे, अब इन्होंने बुक्स लिखी अलग अलग, ये बुक्स पॉपुलर हुई, लोगों के बीच में इनके आइडियाज़ फैले, तो लोग क्वेश्चन करने लग गए जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को था कि ये राजा हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, या ये राजा इतना डिस्पोटिक क्यों है, हमारे राइट्स को क्यों नहीं पहचानता। तो लोगों के बीच में इससे डिस्कंटेंट पैदा होना शुरू हुआ और लोगों ने सेल्फ गवर्नेंस, नेचुरल राइट्स वगैरह डिमांड करने शुरू किए। तो ये दिखाया आपने, क्या देखा हमने कि इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनलाइटनमेंट, ये रीजंस थे। एक दो रीजंस और मैं आपको बता देता हूँ, लिख लेना। हमने देखा कि इकोनॉमिक रीज़न देखे, सोशल रीजंस देखे, एनलाइटनमेंट देखे, पॉलिटिकल रीजंस और देख लीजिए। पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? पहला तो डेस्पोटिक रूल ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, जो डायनेस्टी का नाम था उनका नाम था बॉर्बन, तो उनका डेस्पोटिक रूल था बॉर्बन्स का। जैसे मैंने बताया कि किसी की सुनते नहीं थे, डिवाइन राइट थ्योरी में विश्वास रखते थे। दूसरा, उनकी जो इम्पीरियल पॉलिसी थी वो बहुत अग्रेसिव थी। यहाँ पे अटैक करो, वहाँ पे एक कॉलोनी बनाओ, अफ्रीका में अटैक करो, अफ्रीका में कॉलोनी बनाओ। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कॉलोनी बनाई, कंपनी बनाई थी कि जाओ कॉलोनाइजेशन करो। तो इससे अब कॉलोनाइजेशन करने आप जा रहे हो, तो वहाँ पे ब्रिटेन भी कॉलोनाइजेशन करने के लिए निकला हुआ है, स्पेन भी निकला हुआ है, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा उनसे। तो अब जो फ्रेंच का, उसकी वजह से ब्रिटिश के साथ बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 3 कॉन्फ्लिक्ट हुए मेजर। एक्चुअली बहुत फेमस है, 1745 से लेकर 1760 तक इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं, इंडिया में और बाहर भी। तो उसकी वजह से फ्रेंच काफ़ी वीक हो गए थे इकोनॉमिकली, क्योंकि लड़ लड़ के। तो ये एग्रेसिव पॉलिसी और डिस्पोटिक रूल, ये पॉलिटिकल कॉजेज़ में लिखेंगे। रीज़न तो भी बहुत हैं, लेकिन अब सारे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, इतने ही लिख दो बहुत एग्ज़ाम में, इतने पे छोड़ते हैं हम लोग इसको। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। अब एक बार मैं समझा देता हूँ, लेकिन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि फेमीन वगैरह आया हुआ था, ड्रॉट वगैरह आया हुआ था, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी सक्सेसफुल हो गया था, तो लोगों की मोटिवेशन बढ़ी हुई थी इस चीज़ को लेके। तो लोगों ने थोड़ा झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर दिया, राइट करने शुरू कर दिए। एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि एक लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब एक जो पैकेट आता है ब्रेड का, वो ख़रीदने के लिए एक दिन की पूरी सैलरी लग रही थी एक कॉमन मज़दूर की। तो लोग अपने गाँव छोड़ के भागने लग गए। अब डिस्कंटेंट फैल रहा था, तो किंग ने अपना कैबिनेट को बुलाया, काउंसिल को, कि क्या किया जाए। तो उनका इकोनॉमिक मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर, कलॉन नाम था उसका। कलॉन ने कहा कि सभी पे बराबर टैक्स लगाओ, ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लोग सिर्फ गरीब लोगों पे टैक्स लगाते हैं, अमीर लोगों की इतनी सारी ज़मीनें हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, तो सोसाइटी पे जो भी दिक्कत आई हुई वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब काउंसिल ऑब्वियसली कहाँ किसकी है, काउंसिल ये नहीं है अरिस्टिक्रेटिक लोगों की, बुर्जुआ की, ये जो नोबल से नहीं की बनी हुई काउंसिल है। तो उन्होंने बिल्कुल तुरंत मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, और उन्होंने कहा कि ये जो ये फाइनेंस मिनिस्टर है आपका, बड़े बेवकूफ़ आदमी है, उसको बाहर निकालो। तो कैलॉन को डिसमिस कर दिया गया, एक नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया इन्होंने, ब्रियान। उसने भी पढ़ा और फिर एक ही यही सजेशन दिया कि सबके ऊपर टैक्स लगाया जाए। काउंसिल ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब काउंसिल ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी। तो फ्रांस में एक्चुअली क्या था कि एक दो चीज़ें थी। एक तो एक एक बॉडी थी, उसका नाम था पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट नहीं है, पहली बात तो अलग ध्यान रखना। दूसरा था जनरल स्टेट। जो जनरल स्टेट है, ये एक तरीके की पार्लियामेंट्री बॉडी थी, जिसमें कि रूल था कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठेंगे और साथ में डिसाइड करेंगे, मतलब स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 के लोग बैठेंगे और साथ में डिसीजंस लेंगे। लेकिन क्या है कि 200 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी। अब राजा महाराजा हैं, उनको क्या ज़रूरत है सिर्फ बॉडीज़ की, वो अपने हिसाब से लेते हैं अपने घर पे बैठ के डिसीजन। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अब उनको इसको बुलाना पड़ा, इस बॉडी को बिठाना पड़ा, जनरल स्टेट को। अब जनरल स्टेट में क्या होता है
कि फर्स्ट स्टेट से बराबर आते हैं, सेकंड स्टेट से बराबर आते हैं, थर्ड स्टेट से बराबर आते हैं। मतलब मान लो कि 200 इधर से आते हैं, 200 इधर से, 200 इधर से। अब ये दोनों मिला के 400 हो गए, ये 200 रह गए, तो अब ये हार जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है उस बॉडी का। लेकिन अब प्रेशर इतना था कि किंग ने इनके नंबर को डबल कर दिया, 200 की जगह 400। अब ये एंड में क्या हुआ ना कि ये ज़्यादा हो गए, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ज़्यादा हो गए। ऑब्वियसली वो काउंसिल को पसंद नहीं आया, लेकिन अब राजा के पास भी मजबूरी थी, तो राजा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उसने टैक्स जो है वो प्रिविलेज क्लासेस पे भी लगा दिया। अब जब प्रिविलेज क्लासेस पे टैक्स लगाया तो जो ये बॉडी थी, मतलब बेसिकली जो इसके चमचे थे, वो भी उसके खिलाफ चले गए। अब वो चले गए तो एक बॉडी थी करके पार्लियामेंट, ये बेसिकली इनका कोर्ट टाइप की चीज़ है, जुडिशरी टाइप की चीज़। ये सारे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले पार्लियामेंट पहुंच गए कि जो किंग ने जो ये हमारे ऊपर टैक्स लगाया है और जो इनका नंबर डबल किए हैं, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, ये सही नहीं है। तो पार्लियामेंट ने कहा कि हम लोग तो इस चीज़ पे डिसीजन नहीं ले सकते, आप एक काम करिए, जो जनरल स्टेट है, जो मैंने बताया कि इनकी पार्लियामेंट टाइप की बॉडी है, इसको बुलाइए, ये डिसीजन लेंगे। किंग ने भी खुशी खुशी वो डिसीजन ले लिया और जनरल स्टेट को बुला दिया गया, मतलब उसकी मीटिंग बिठा दी गई 5 मई 1779। इस दिन जनरल स्टेट बैठी थी और इसी दिन को मानते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। अब ये बॉडी बैठी, तो बॉडी बैठते ही क्या हुआ, सबसे पहले कि ये बॉडी के बैठते ही तो सबसे पहले तो विद्रोह किया फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के काउंसिल ने, क्योंकि उनके खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई मीटिंग बैठे, उनकी आदत है कि बैठे बैठे डिसीजन लिया जाए, किसी से पूछा ना जाए। अब तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, अब राजा मुसीबत में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। अगर उनकी सुनता है तो जनता की दिक्कत है, और जनता की सुनता है तो नोबेल से दिक्कत है। अब और जो थर्ड स्टेट था वो कहता है कि वोट पर कैपिटा चाहिए हमें। अभी तक क्या होता था कि एक वोट जो है फर्स्ट स्टेट का होता था, एक वोट सेकंड स्टेट का, एक वोट थर्ड स्टेट का। लेकिन अब थर्ड स्टेट ने कहा कि हमें वोट पर कैपिटा चाहिए, मतलब हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे हमें वोटिंग पावर मिलनी चाहिए। अब ऑब्वियसली काउंसिल उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रही थी। अब ये डेडलॉक बना हुआ था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो एंड में किंग परेशान हो गया और नोबेल्स के प्रेशर में आके जो जनरल स्टेट की मीटिंग बनाई गई थी, वो जनरल स्टेट की मीटिंग उसने कैंसिल कर दी, और जो जिस बिल्डिंग में होती थी मीटिंग, वो बिल्डिंग लॉक कर दी। तो थर्ड स्टेट के जब रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बिल्डिंग में पहुँचे तो देखा ताला लगा हुआ है। उन्होंने खोलने की कोशिश की, नहीं। अब वो लोग अपना पूरी भीड़ लेके आए थे, उनके पास भी जनता की पावर थी। और गेट बंद था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ पे मीटिंग करके ही जाएंगे। गेट बंद कर दिया तो बंद कर दिया। वो गए बाहर, देखा पैलेस के बाहर टेनिस कोर्ट बना हुआ था, टेनिस कोर्ट पे बैठ गए, और टेनिस कोर्ट पे बैठ के उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। इसको कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। अरे बहुत फेमस चीज़ है, बहुत फेमस। 17 जून 1979 को 17 जून 1779 को ये इवेंट हुआ था। ये एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बुक में मेंशन किया है कि किस तरीके से टेनिस कोर्ट ओथ जो है एक लैंडमार्क इवेंट था। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। आप समझ रहे हो ना कि मतलब जनता ने पहली बार पावर अपने हाथ में ले ली थी। तो टेनिस कोर्ट इवेंट में उन्होंने अपने से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। अब ऑब्वियसली राजा को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसने अपनी आर्मी छोड़ दी कि मारो ही नहीं जाके। अब जनता उनके साथ थी, जनता ने दंगा मचा दिया, पूरी जगहों पे तोड़फोड़ मचा दी। तो एक प्रिजन था, बेस्टील करके एक प्रिजन होता था, तो उस प्रिजन में जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं रखे जाते। जनता ने अपने हाथ में ले लिया कानून, उस प्रिजन को तोड़ दिया, वहाँ से सभी लोगों को निकाल दिया। ये 14 जुलाई, इस दिन जो है फ्रांस अपना फ्रीडम डे टाइप की चीज़ मनाता है। नाम याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं इस डे को, ये लोग कोई तो नाम है इसका। हम मोदी जी भी गए थे यहाँ पे 14 जुलाई को, उनको बुलाया गया था, वो कुछ सेलिब्रेट करते हैं वो उस दिन। बेसिकली ये स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल है, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है कि ये रिकॉग्नाइज़ करता है, मतलब बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है कि आज के दिन ये मोनार्की गिर गई। क्योंकि ये जो प्रिजन है, ये क्या सिग्निफाई करता है, लोगों की स्लेवरी, कि आप राजा के कंट्रोल में है। और ये दिन दिखाता है कि जनता के अंदर से वो डर ख़त्म हो गया, तोड़ दिया उसको हमने। तो यही इवेंट जो है ऑफिशियल स्टार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अब राजा इसके बाद डर गया, उन्होंने पावर वगैरह देनी शुरू कर दी जनता को, फ्यूडलिज्म ख़त्म कर दिया गया,
और एक नेशनल असेंबली बना दी गई लोगों की, मतलब जो कॉमन लोग हैं उनकी, कि अब ये डिसीजन ये खुद से लेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 26 अगस्त को, कि ऑल मैन विल हैव इक्वल राइट। ये इनलाइटनमेंट प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड था। ठीक है, उसके बाद ये चलता रहा। उसके बाद बहुत सारे और इवेंट्स हुए हैं बीच में जो कि हमें नहीं जानना है। ठीक है, वो बहुत बड़ा है एक्चुअली। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप ऑप्शनल में कभी उठा के देखो तो 5 क्लासेस अकेला ही चलता है। तो बहुत कुछ हुआ है बीच में। हमें बस ये जानना है कि अराउंड 2-3 साल बाद राजा रानी को मार दिया गया, जनता ने उनके गला काट दिया। किंग लुइस 16 वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ट्रीजन, एग्जीक्यूटेड बाई जिलेटिन। ठीक है, उसके बाद रीन ऑफ टेरर, उसके बाद जनता का रूल आ गया। और जो लोग भी माने जाते थे कि ये रेवोल्यूशन के खिलाफ है, एंटी रेवोल्यूशनरी, मतलब बेसिकली कुछ लोग प्रो मोनार्की होते हैं ना, राजा के जो सगे संबंधी, तो उनको पकड़ पकड़ के मारा जाने लगा। एक बंदा था ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। इसने लोगों को, जितने भी लोग थे जो इसकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते थे, उनको एंटी रेवोल्यूशनरी बोल के मारा जाने लगा। एक्चुअली आप इस चीज़ पे फोकस मत करो, ठीक है, हमें नहीं जानना ये, छोड़ो, आप यहीं तक जानो। राजा को मार दिया, राजा को मार दिया, मामला ख़त्म हो गया। मान लो कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद नेपोलियन आया और नेपोलियन की सरकार बन गई। नेपोलियन क्या था, एक मिलिट्री का लीडर था। तो बेसिकली बीच में क्या हुआ था ना कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो बाकी यूरोप के जो नेशंस थे उन्होंने देखा कि इंस्टेबिलिटी है फ्रांस में, क्यों ना अटैक कर दिया जाए। तो बाकी सब ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। अब फ्रांस पर अटैक कर दिया तब फ्रांस की आर्मी को लड़ना पड़ रहा था। तो नेपोलियन उसी में सिपाही था, लेकिन नेपोलियन ने अपने कंट्री को बाहर के अटैक्स से बचाया। तो इसलिए बहुत फेमस हो गया वो नेपोलियन, जो है ग्लोरियस बंदा बन गया। और इसलिए 1999 में नेपोलियन 1799 में नेपोलियन खुद ही वहाँ पे पावर में आ गया। ठीक है, उसका नाम मतलब उसने अपने आप को राजा उस समय नहीं बोला, उसने बोला फर्स्ट काउंसिल करके। तो यहाँ से नेपोलियन की सरकार शुरू हो गई। बीच में बहुत सारी इवेंट्स हुए हैं, ये हमें नहीं पढ़ने हैं, आप भी मत पढ़ना। ठीक है, हटाओ, इसको भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। ये देखो खाली नेपोलियन बोनापार्टे हु रोज टू पावर आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये देख लेंगे थोड़ा बहुत डिटेल में। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या अब हमने क्या कहता, हमें क्या क्या जानना है, कॉजेज, थोड़ा सा इवेंट क्या हुआ है, कहानी, और कॉन्सिक्वेंसेज। इन्हीं से क्वेश्चन आता है और इन्हीं पे फोकस करेंगे, हमें नहीं जाननी बहुत सारी डिटेल्स। तो अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, फ्रांस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, मोनार्की ख़त्म हो गई, फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। लीगल और सुपर नेपोलियनिक कोड करके एक चीज़ थी बेसिकली, एक जैसे कि अपना आईपीसी है वैसा ही कोड है, तो जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। जितने एक्चुअली फ्रांस में उस समय क्या था ना, हज़ारों लॉ चल रहे थे। एक रीजन में एक लॉ चलता है, अगले रीजन में एक, राजा के अलग लॉ चलते हैं, चर्च वालों के अलग लॉ चलते हैं। तो इस तरह बहुत फैला हुआ बिजनेस था जो कि लोगों को समझ नहीं आता था कि अब ऑब्वियसली अगर 50 लॉ चल रहे कैसे। तो उसने सबको कंपाइल करके एक कोड बना दिया, नेपोलियनिक कोड। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है क्योंकि इसने लीगल सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि पूरे यूरोप ने बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो उसमें उसने इक्वालिटी वगैरह दी लोगों को। उसने कहा कि आप फ्री हो, आप इक्वल हैं, आप चाहो आप राजा बन सकते हो, मतलब बेसिकली आप पावर में आ सकते हो। आप चाहो आप किंग आप चाहो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप चाहो मिलिट्री में जा सकते हो, आप चाहो पढ़ना पढ़ सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। सबके पास सबके इक्वल राइट्स हैं, वुमेन के लिए भी राइट्स दिए उसने। तो इस तरीके से ये फ्रांस पे इम्पैक्ट लिखा देंगे हम। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड, कि फ्यूचर रेवोल्यूशन इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, जैसे मैंने बताया था वो सब हुए। यूरोप में कौन कौन से रेवोल्यूशंस हैं, 1848, 1832, ये 2 रेवोल्यूशंस हैं, इनके नाम नंबर याद रखना। और फिर इसकी वजह से जो आइडियोलॉजी दुनिया में बढ़ी, उससे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, बाद में यूनिफिकेशन हुआ, किसका, इटली, जर्मनी का। ठीक है, थोड़े और इसमें कम लिखे हुए हैं, थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेज और देख लेते हैं। ठीक है, मेरिट बेस्ड इक्वल राइट देख लिया। उसके बाद पॉलिटिकल देखते हैं। पॉलिटिकल में क्या हुआ, पहला तो सेक्युलर स्टेट, रिलीजन से तौबा कर ली। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बेसिक टेनेट था वो था कि
चर्च का कोई रोल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, मतलब बेसिकली रिलीजन से ऊपर कोई रोल नहीं होना चाहिए। अपना आपका काम है पूजा पाठ कराना, आप वो कराओ, बाकी स्टेट सेकुलर रहेगा। ठीक है, तो चर्च का जो गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेरेंस था वो अबॉलिश कर दिया। चर्च अब गवर्नमेंट के अंदर आ गया। दूसरा, फ्यूडलिज्म ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया फ्यूडलिज्म। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेट्स थे जिनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो ख़त्म हो गए। तीसरा, राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब टैलेंट बेस्ड चलेगा सब कुछ, टैलेंट के बेसिस पे। तो जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, उनकी पावर बढ़ गई। एक नई क्लास इमर्ज हो गई जो बुर्जुआ। यही मिडिल क्लास थे जो बाद में सोसाइटीज़ को रन करते हैं। कंडीशन ऑफ पेजेंट्स इंप्रूव हो गया। पहले इनको इतने अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, वो नहीं देने पड़ेंगे, उनकी कंडीशन भी हो गई अच्छी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, ओरिजिन ऑफ नेशन स्टेट। ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था उससे पहले। मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहीं से ओरिजिन हुआ है। तो उसी की वजह से वो नेशनल नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए, यूनिफिकेशन मूवमेंट स्टार्ट हुए, बाद में नेशनलिज्म इंडिया में भी आया। ये सब एक्चुअली इसी का रीज़न है। और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस किया, ये तुमने देखा है। तो ये सारे मिला जुला के 8-10 इम्पैक्ट लिख लेना आप, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। पहला तो सोशल, जिसमें आप क्लासेस के ऊपर डिफरेंस बताएंगे, वुमेन के ऊपर डिफरेंस बताएंगे। पॉलिटिकल, जिसमें ये सब मैंने आपको बताइए बताएंगे। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन फ्रांस, इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड। ये 4 कैटेगरी बना के 4-4 पॉइंट लिख देना, बहुत है। 3-3 भी लिख दो तो भी बहुत है। ठीक है, एक अच्छा सा कंक्लूजन दिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन रीशेप फ्रांस एंड द वर्ल्ड, एंडिंग मोनार्की एंड स्प्रेडिंग democratic ideals. It led to the rise of Napoleon Bonaparte, setting the stage for future European conflict. एक्चुअली यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया, आपके काम की चीज़ खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेपोलियन जब आया उसके बाद बड़े वॉर वगैरह हुए हैं। अब वो पढ़ना है नहीं पढ़ना देखते हैं। कुछ फिलोसफर्स दिए जो हमें नहीं पढ़ना, नाम याद रखना बस। एनलाइटनमेंट वाले थिंकर्स हैं, उनका नाम याद रखना, वहाँ नाम यूज़ कर लेना। ठीक है, अब हिस्टोरियंस के कुछ व्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, ये एलेक्स डे टोकोवाइल का व्यू याद रखिएगा, इसको कहीं पे अगर आप यूज़ कर पाए तो यूज़ कर लेना। तो फ्रेंच में कंटिन्यूशन पर्सन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में अचानक से लोग खड़े हो गए, जो सदियों से अत्याचार चल रहा था वो एंड में आके यहाँ पे उसका कल्मिनेशन है वो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या है हुआ? ये देखा, एक क्वेश्चन तो देखा हुआ हमने। फ्रेंच रेवोल्यूशन सेंट शॉकवेव अक्रॉस द ग्लोब, रीशेपिंग सोसाइटीज एंड रीडिफाइनिंग गवर्नमेंट्स। इन व्हाट वेज डिड इट आल्टर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री? कॉन्सिक्वेंसेज लिखने हैं। ठीक है, लैंग्वेज आप समझिए, कॉन्सिक्वेंसेज लिखने। जब हम PYQs देखेंगे कैसे लिखते हैं तो मैं समझाऊंगा कि लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, बाकी लिखना कॉन्सिक्वेंस ही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्लोबल सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, जैसे मैंने वहाँ पे पहले ही बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, राइज ऑफ रिपब्लिकनिज्म, नेपोलियनिक वॉर्स, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बताया, एंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट याद रखिएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, डिसरप्टेड फ्यूडल हायरार्की। ठीक है, कंडीशन बनी कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, मेरिटोक्रेसी आई, राइज ऑफ मिडिल क्लास, इंड्योरिंग इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रशियन रेवोल्यूशन देख लेते हैं। और तो रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली 1917 का है, उसी को अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये हुआ एक्चुअली सितंबर में था, लेकिन कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन है, क्योंकि रशिया अलग कैलेंडर फॉलो करता था, बाकी दुनिया अलग कैलेंडर फॉलो करती थी। उसकी वजह से आपने सुना होगा कि एक बार जो 1902 का ओलंपिक था, वहाँ पर रशिया वाले 1 महीने लेट पहुँचे थे, क्योंकि उनका कैलेंडर अलग था। उन्हें पता ही नहीं कि ओलंपिक स्टार्ट हो गया, उनके वो अपने कैलेंडर के हिसाब से पहुँचे, तब तक ओलंपिक ख़त्म होने को आ गया था।
तो ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली लैंडमार्क इवेंट है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, वैसे रशियन रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो 4-5 टॉपिक से ही मोस्टली आएगा। अगर आएगा तो रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन के बेसिक, बहुत बेसिक इवेंट्स पे, या वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में जो कंडीशन थी दुनिया की, उस पर। इनमें से ही पूछते हैं घुमा फिरा के, ज़्यादा और इधर उधर जाते नहीं, और आप भी मत जाइएगा। तो अब रशिया, जैसे मैंने बताया कि कोई भी रेवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता है, और ये रशियन रेवोल्यूशन भी एक दिन में नहीं हुआ ऑब्वियसली। जो पिछले 100-150 सालों की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन थी, उनका कल्बिनेशन था जो कि रेवोल्यूशन में तब्दील हुआ। तो एक बार देखते हैं कि उसके रीजंस क्या थे। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली इसलिए बहुत यूनिक रेवोल्यूशन है क्योंकि ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आप समझते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में विश्वास किया जाता है, जिसमें माना जाता है कि जितनी भी दुनिया की समस्याएं हैं, एक थिंकर्स थे कार्ल मार्क्स, 19th सेंचुरी के अराउंड 1850 के करीब पॉपुलर थे। उनका कहना था कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी जाए तो सारी दुनिया में समस्या खत्म हो जाएगी। कहते हैं दुनिया की सारी मुसीबतों की जड़ एक ही है, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसको कहते हैं कम्युनिज्म। और इसी को एक चीज़ और कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये सब कुछ जो है इकोनॉमिक से ही डिटर्मिन होता है, दुनिया की सारी दिक्कतें जो इकोनॉमिक से डिटरमाइन की जाती हैं। तो ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। ये रेवोल्यूशन जो है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे स्टार्ट हुआ था। और जब रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश भी किया गया था। उसके जो इश्यूज़ हुए तो बाद में देख लेंगे अगर देखने हुए तो। ठीक है, अब क्या रीजंस थे? पहला तो जैसे कि हर जगह पे एक ही रीज़न होता है, सबसे पहला तो कि ऑटोक्रेटिक। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था, या रशियन रेवोल्यूशन में भी यही है कि ऑटोक्रेटिक रूल था, उसकी वजह से तकलीफ बढ़ रही थी लोगों की। जो इनके रूलर्स थे इनको कहते हैं ज़ार। तो इनके अपने अलेक्जेंडर थे पहले, अलेक्जेंडर टू। वो थोड़ा प्रोग्रेसिव था अलेक्जेंडर टू, लेकिन तभी भी इतना मतलब डिस्कंटेंट था कि उनका मर्डर कर दिया गया था 1881 में। देखो आप देख रहे हो कि 1825 में दिसंबरिस्ट रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें कि ज़ारिस्ट रूल को पहली बार चैलेंज किया गया था। और उसके बाद इश्यूज बढ़ते रहे, मतलब सीक्रेट ग्रुप्स वगैरह बनते रहे। जब भी कोई सोसाइटी में डिस्कंटेंट होता है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड ग्रुप्स बनने लगते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के, जो कि कॉन्स्पिरेसी करते हैं। अंग्रेज़ भी इसी चीज़ से बहुत परेशान थे इंडिया में। तो 1881 में ज़ार अलेक्जेंडर टू का असैसिनेशन हुआ। फिर जो अलेक्जेंडर थ्री आया था, वो उसने इकोनॉमिक फ्रंट पे काम किया था, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। उसका एक मिनिस्टर था सरजी विट्टे, जिसने रेलवे लाइन वगैरह बनवाई थी और एक्सपोर्ट का लिबरलाइजेशन करवाया था। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ काम किया था, लेकिन पॉलिटिकली बहुत रिप्रेसिव रूल था। ठीक है, उसके फादर ने जो कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स किए भी थे उसने बंद कर दिए। सेंसरशिप लगाना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को साइबेरिया भेज देना, माइनॉरिटी ग्रुप्स को मारना, कहना कि रशियन ही एक लैंग्वेज है। अब उस समय जो रशिया तो बहुत बड़ा था ना, कजाकिस्तान, मतलब बेसिकली जो सोवियत यूनियन से बाद में बना, जिस सोवियत यूनियन, वो उन्हीं टेरिटरीज़ को लेके बना जो हिस्टोरिकली रशिया के पार्ट रही हैं काफ़ी टाइम तक। जॉर्जिया हो गया आपका, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मुस्लिम नेशंस भी थे उसमें, क्रिश्चियंस भी थे, कैथलिक्स भी थे, अलग अलग थे। तो बहुत कुछ डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप्स भी थे, तो वो उनको सप्रेस करना, ज्यूज़ को सप्रेस करना, और रशियन नॉन रशियन लैंग्वेजेस को बैन करना। तो बहुत इश्यूज थे, तो उसकी वजह से डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था अलेक्जेंडर थ्री के खिलाफ। फिर अलेक्जेंडर थ्री के बाद आया निकोलस टू। जैसे मैंने बताया था कि जैसे लुइस 16 जो था बहुत इनकॉम्पिटेंट रूलर था, वैसे ही निकोलस टू भी बहुत इनकॉम्पिटेंट रूलर था। ठीक है, उसने वहाँ पे ऑपोजिशन बहुत बढ़ चुका था, मतलब लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था, लेकिन तभी भी वह कंप्लीट ऑटोक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करता था। और इकोनॉमिक स्ट्रगल और सोशल इनइक्वालिटी उससे वो हो नहीं पा रही थी मैनेज। उसकी उसकी जो वाइफ थी एक्चुअली, वो एक प्रीस्ट था, रासपुतिन, उसके इन्फ्लुएंस में थी। और रासपुतिन एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी था, जो कि बहुत नेगेटिव रीजंस की वजह से आज हिस्ट्री में जाना जाता है। बेसिकली आप कहोगे तो एक सेक्सुअल प्रेडेटर था। तो ये भी कहा जाता है कि जो निकोलस टू की वाइफ थी, क्वीन थी, उनका भी रासपुतिन के साथ कुछ रिलेशन था। तो काफ़ी वियर्ड चीज़ें हैं। तो रासपुतिन एक्चुअली गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, रासपुतिन की पावर बहुत ज़्यादा थी। और
तो रशिया के उस समय जो पॉलिटिकल क्लास थी, मतलब रूलिंग क्लास, वो बहुत वियर्ड तरीके की चीज़ों में फंसी हुई थी। उसमें रास्पुतिन का बहुत बड़ा रोल है, एक साधु था रास्पुतिन बेसिकली। गाना सुना हुआ आपने शायद, रास्पुतिन लव मशीन। वो गाना भी इसीलिए है क्योंकि रास्पुतिन को लड़कियां बड़ी पसंद थी, तो बुरे रीजंस की वजह से ही सिर्फ। तो निकोलस टू को भी चेंज नहीं चाहिए था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बीच में सर्जी विट्टे जैसे मैंने बताया, और आपका अलेक्जेंडर थ्री के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, फैक्ट्रीज बन गई थी, तो लेबर्स भी बढ़े थे। अब देखिए जैसे बिटवीन 1863 1900 नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मोर देन डबल, तो लेबर भी आएंगे। रशिया बिकेम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट। अब लेबर आएंगे, लेकिन लेबरों की तकलीफ को कोई समझने वाला नहीं था। ये दो तीन चीज़ें याद रखिएगा ना, कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था रशिया में। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और रशिया पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया तो 4 पॉइंट तो पता होने चाहिए कम से कम। तो ये और ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्टेड यूरोपियन रशिया टू पैसिफिक, और ये सर्जी विट्टे का नाम याद रखिएगा। वैसे नहीं आएगा, आ गया कभी तो 4 पॉइंट पता होंगे, लिख दोगे आप एक क्वेश्चन। ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पुअर वर्किंग कंडीशन हुई, लो वेजेस, चाइल्ड लेबर, जो कि हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। अब जैसे राजा थे इनके, तो ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया था, स्ट्राइक नहीं करने देते थे। और जो कार्ल मार्क्स के आइडिया थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के जो आइडिया थे, जैसे मैंने बताया, जो कम्युनिस्ट जो दाता हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो प्रभावित कर रही थी रशियन रेवोल्यूशनरी ऑलरेडी। तो एक प्रोलेटारियत रेवोल्यूशन की बातें ऑलरेडी हवा में थी। अब देखिए उस चीज़ को और हवा कैसे मिली। तो अब हमने क्या क्या देखा कि इशू क्या क्या से। पहला इशू, ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट। ये एक ही पॉइंट है, इसी में बहुत सारा लिखा हुआ है, आपको इसको 4 पॉइंट में रिड्यूस करना है, रिड्यूस कर लेना 4 पॉइंट में यहाँ तक। और अब दूसरा जो है इकोनॉमिक चेंजेस, उसको भी 4 पॉइंट में रिड्यूस कर लेना। ठीक है। आपको अब देखना है हेडिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं, किसी भी कंटेंट को पढ़ने का फ़ायदा क्या है अगर आप उसकी आंसर राइटिंग ना कर पाओ, एंड में तो एग्जाम में लिखना है ना। तो इतने सारे कंटेंट को आपको पहले, सबसे पहले आपका दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, अब मैं इसको 4 हेडिंग्स में, और हर हेडिंग को 2 सब हेडिंग में कैसे डिवाइड करूँ, ये दिमाग चलते रहना चाहिए। कंटेंट को कंटेंट की मत तरह देखो, हेडिंग और सब हेडिंग में देखा करो सिर्फ। एग्जामिनर भी ऐसे ही देखता है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, और ये सब नहीं पढ़ना मैं, छोड़ो। हाँ, अब कैसे, अब रोड टू रेवोल्यूशन, मतलब इमीडिएट इवेंट्स क्या हुए थे, वो तो हमने देखे कि लॉन्ग टर्म इवेंट्स क्या हुए थे, जिससे इशू हुआ, जैसे इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। अब कुछ इमीडिएट इवेंट्स थे। एक तो 1905 में रशिया और जापान के बीच में वॉर हुआ था, ठीक है, कोरिया और मंचूरिया के बीच में। लेकिन इसमें रशिया हार गया था, जापान जीत गया था। एक बहुत बड़ा वाटरशेड इवेंट था, क्योंकि पहली बार किसी एशियन पावर ने यूरोपियन पावर को हराया था। ठीक है। तो अब बहुत ह्यूमिलेशन हुआ था रशिया का, तो उसकी वजह से जो है और ज़्यादा रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ें उठने लग गई। तब उसी टाइम पे एक वर्कर्स जो थे, ये देखिए 2 लाख वर्कर जो है, विंटर पैलेस बेसिकली, जहाँ पे इनके राजा वजह रहते थे। तो 2000 वर्कर्स मार्च करके गए कि रिफॉर्म चाहिए, लेकिन उन्होंने गोलियां चला दी, बहुत सारे लोग मर गए। उसके बाद बहुत स्ट्राइक हुए, प्रोटेस्ट हुए, उसी को कहते हैं 1905 रेवोल्यूशन। 2 टर्म्स याद करिएगा, ब्लडी संडे जिस दिन मारे गए थे वर्कर्स, और 1905 रेवोल्यूशन। ठीक है। तो अब फोर्स होके जो निकोलस टू को एक पार्लियामेंट बनानी पड़ी, डूमा, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, मतलब आई गई बात खत्म हो गई, जैसा चल रहा था सब वैसा ही चलता रहा। फिर चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि बेसिकली रशिया जो है एलाइज की तरफ से लड़ रहा था, और रशिया बहुत बुरी तरीके कंडीशन में था वर्ल्ड वॉर 1 में। रशिया के ऑलमोस्ट कई मिलियन सोल्जर्स मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, और रशिया के पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि सोल्जर्स को खाना पहुंचा पाए। सोल्जर्स के पास खाना नहीं पहुंच रहा था, वेपन्स नहीं पहुंच रहा था, और ऐसी हालत हो गई थी कि जनता के पास खाना नहीं था, ब्रेड नहीं था, ब्रेड राइट्स होने लगे थे। देयर वाज अ थिंग कॉल्ड ब्रेड राइट्स। ठीक है। 4 मिलियन रशियन सोल्जर मारे गए थे। मैंने तो बताया रास्पुतिन का, वो देखो वो उसकी वजह से करप्शन और कैसे मोनार्की में ट्रस्ट खराब हुआ। अभी वो रास्पुतिन वाली बात सबको पता चल चुकी थी क्या हो रहा है वहाँ पे। एक्चुअली जो ये आपके निकोलस टू है और उनकी बीवी अलेक्जेंड्रा थी, उनका एक बेटा था जिसको होमोफीलिया था। उस टाइम के ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है, जिसका क्योर उस समय तो नहीं था ऑब्वियसली, अभी भी एग्जैक्ट क्योर नहीं है। तो इसकी वजह से ये इस प्रीस्ट के चक्कर में पड़े हुए थे। तो अब 1916 तक ऐसी हालत हो गई थी कि फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, और मिलिट्री वाले छोड़ छोड़ के भाग रहे थे वॉर, क्योंकि खाना नहीं पहुंच रहा था, पैसे नहीं पहुंच रहे थे, कुछ नहीं, वेपन्स नहीं पहुंच रहे थे। तो उसकी वजह से इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि रेवोल्यूशन की स्टेज आ गई थी। तो देखिए अब 2 चीज़ें, एक है फेब्रवरी रेवोल्यूशन,
और एक है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब बेसिकली क्योंकि उनका कैलेंडर अलग था तो फेब्रवरी रेवोल्यूशन एक्चुअली मार्च में हुआ था और अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो नवंबर में हुआ था। सितंबर नहीं, उसका नवंबर में हुआ था वो, सितंबर नहीं, अक्टूबर रेवोल्यूशन नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए कि वो पेट्रोग्राड में फूड शॉर्टेज, वॉर फटीक, तो वर्कर्स ने स्टार्ट किया डाउन विद ऑटोक्रेसी, डाउन विद वॉर, वॉर नहीं चाहिए। तो पहले सोल्जर्स ने फायर वायर किया, लेकिन फिर बाद में वो भी विद्रोहियों के साथ ही शामिल हो गए, क्योंकि दिक्कत तो सोल्जर्स को ही सबसे ज़्यादा हो रही थी। तो फोर्स होकर निकोलस टू ने अपना थ्रोन छोड़ दिया और 300 साल पुराना रोमानोव रूल खत्म हो गया। अब ये खत्म होने के बाद अब किसी को तो सरकार बनानी पड़ेगी, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी अलेक्जेंडर केरेंस्की के अंडर। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया की कंटिन्यूएशन स्टार्ट रखी और वो बहुत अनपॉपुलर हुआ। और उसके बाद चीज़ें सॉल्व नहीं हुई तो उसने ग्राउंड सेट किया अक्टूबर रेवोल्यूशन के लिए। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन एक्चुअली कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है प्योरली। वहाँ पे लेनिन के द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था पूरा इवेंट। तो लेनिन उस समय जर्मनी में थे और जर्मनी अपोजिट साइड पर लड़ रहा था, रशिया अपोजिट साइड पर लड़ रहा था। तो जर्मनी वाले खुद चाहते थे कि रशिया किसी तरीके से वॉर से बाहर हो जाए। तो जर्मनी ने लेनिन के लिए एक बढ़िया सी ट्रेन बना के भेजा है लेनिन को रशिया वापस, कि लेनिन शायद जाएगा वहाँ पे विद्रोह कराएगा और रशिया वॉर से बाहर चला जाएगा। और यही हुआ। अब बोल्शेविक्स, मतलब जो उनकी पार्टी थी लेनिन की, दो थे, बोल्शेविक और मेंशेविक, दोनों कम्युनिस्ट थे, लेकिन दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी में थोड़ा माइनर डिफरेंस था, बाद में लड़ते भी हैं। तो बोल्शेविक का अपना स्लोगन था पीस, लैंड एंड ब्रेड। अब लोगों को क्या चाहिए वॉर के टाइम पे? अब जब जिस जगह पे फूड शॉर्टेज है, वॉर फटीग है, तो यही चाहिए कि खाना मिले, शांति मिले, और वहाँ पे जो जो लोग लैंड नहीं है जिनके पास, उनको लैंड मिले। तो सोवियट्स, उन्होंने सोवियट्स नाम की चीज़ें बनाई। सोवियत क्या होता है? सोवियत बेसिकली होता है ऑटोनोमस ग्रुप्स, मतलब वर्कर्स के सोवियत बनाए, फार्मर्स के सोवियत बनाए, कि ये लोग खुद से अपने डिसीजंस लेंगे, इनके लिए गवर्नमेंट डिसीजंस नहीं लेगी, खुद से अपने डिसीजन लेंगे, ऑटोनोमसली रन करेंगे अपने आप को। तो ये जो सोवियट्स बनाए इन्होंने, इसमें किसान, लेबर, वर्कर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, ये सब ज्वाइन हो गए और सब बोल्शेविक्स के अम्ब्रेला के अंदर ही आ गए। और इन्होंने तैयारी करी कि कैसे पावर सीज की जाए अलेक्जेंडरी, वो आपके केरेंस्की से, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट चला रहा था। ये देखिए, नवंबर 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। रेड गार्ड्स किसको कहते हैं? जो लेनिन ने अपनी आर्मी बनाई थी बोल्शेविक्स ने, बेसिकली उनको रेड गार्ड कहते हैं। उन्होंने विंटर पैलेस पे अटैक किया, 1 घंटे के अंदर ख़त्म मामला और कम्युनिस्ट रूल शुरू हो गया। ये इवेंट थे। इसके इवेंट थोड़े से ध्यान रखना, कॉजेज देख ली, थोड़े से इवेंट ध्यान रखना, उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे मेनली। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब कम्युनिस्ट विक्ट्री तो हो गई, रशिया वॉर से बाहर आ गया, लेकिन अब जो एलाइज थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये नहीं चाहते थे कि रशिया बाहर आए युद्ध से, क्योंकि अब इनके पास पावर कम हो गई, मतलब इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो इन्होंने एक रशिया के अंदर इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया ताकि वो वॉर को कंटिन्यू रख सकें। तो उसको कहते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर किसके बीच में था? रेड्स एंड वाइट्स। रेड्स कौन थे? रेड्स थे आपके कम्युनिस्ट, और वाइट्स थे जो कि फॉरेन पावर्स थी। तो रेड्स और वाइट्स के बीच में युद्ध होने लगा, सिविल वॉर। बहुत लाखों लोग मारे गए थे, मिलियन। एक्चुअली जितने लोग वर्ल्ड वॉर में 1 में रशिया में नहीं मरे थे, उससे ज़्यादा इस सिविल वॉर में मरे थे। फाइनली रेड्स जीत गए, फॉरेन इंटरवेंशन खत्म हो गया, लेकिन बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत बुरी स्थिति में ख़त्म हुआ। जब वो वॉर ख़त्म हुआ था ना, जब ये सिविल वॉर ख़त्म हुआ था, तो रशिया की करेंसी अपने ओरिजिनल के 5% बची थी, उसकी जो वर्थ थी। ठीक है, तो सबसे पहला यही हुआ कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, उसके बाद लेनिन की मृत्यु हो गई और उसके बाद स्टालिन के पास पावर चली गई। लेनिन के बारे में हमें नहीं जानना। आइए थोड़ा सा मेन चीज़ें देखते हैं जो एग्जाम में आएंगी। कॉजेज़ देखा हमने, वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, एजिटेशन फ्रॉम रेवोल्यूशनरीज, वीक लीडरशिप जार निकोलस, डिफीट इन रशियो जापानीज वॉर, ब्लडी संडे, लॉसेज इन वर्ल्ड वॉर, स्ट्राइक्स इन राइट। ये याद रखने की चीज़। अब रशियन रेवोल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, सिविल वॉर, जिसमें मैंने बताया कि कितने लोग मारे गए, जार एंड हिज फैमिली किल्ड, पीस विद जर्मनी अंडर ट्रीटी ऑफ, ये नाम याद रखना, ब्रेस्ट-लिटवास्ट का। ये ट्रीटी है जिसके अंदर जर्मनी के साथ रशिया ने समझौता किया कि हम जा रहे हैं वॉर छोड़ के। तो जर्मनी ने उन पर बहुत हार्श टर्म्स इम्पोज किए जाने से पहले, कि अब जा रहे हो तो अब जाते जाते ऐसे तो नहीं जाने देंगे तुम्हें।
फिर बोल्शेविक्स के पास कंट्रोल आ गया और रशियन इकॉनमी रूइंस में चली गई। अब थोड़ा डिटेल में आपको मैं इसके वो बता देता हूँ कि इफेक्ट्स क्या क्या हुए थे, क्योंकि लिखना यही पड़ेगा, इतने से कैसे लिखोगे आप, ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि इकोनॉमिक क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। इकोनॉमिक हम यहाँ पे पहले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट विक्ट्री थी, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में काम करते हैं। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लिखते जाना है, मैं लिख नहीं रहा वहीं पे, लेकिन आप लिख लेना। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि कोई भी अपनी ज़मीन अपने पास नहीं रखेगा, किसी के भी नाम की ज़मीन नहीं होगी, किसी के नाम की फैक्ट्री नहीं होगी, गवर्नमेंट सब कुछ ओन करेगा, आप काम करिए, आपको काम के पैसे मिलेंगे। एवरी वन टू देयर कैपेसिटी एंड देयर वर्क, सबके लिए सैलरी बराबर होगी। एक्चुअली आप जितने घंटे काम करें उतना पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, स्वीपर को कम मिलेगी। तो यही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो ओनरशिप जो स्टेट ओनरशिप हो गई उसके बाद। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड यूज़ करेंगे आप, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट ने कैप्चर कर लिए। तो पहला ये हो गया। दूसरा कि वर्कर का कंट्रोल होगा इंडस्ट्री पे। वर्कर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्राइवेट नहीं होगा और सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं होगा, उसमें जो लोग काम करते हैं उनका भी अपना कंट्रोल होगा, वो डिसीजन में हेल्प करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री के डिसीजंस लिए जाएंगे तो सिर्फ मालिक लोग साथ में नहीं लेंगे, उसमें वर्कर्स का भी कंट्रोल होगा, वर्कर्स की अपनी सोवियत होगी जो कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। ये लोग डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी विश्वास नहीं रखते, ये कहते हैं टॉप से हम कंट्रोल करेंगे। जैसे इंडिया में भी 5 ईयर प्लान बनते थे ना, वो इसी से इंस्पायर्ड थे, रशियन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से। तो ऊपर से हम डिसीजन लेंगे, हम बताएंगे कि छोटी छोटी चीज़ की क्या होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने भी फिर 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया 1928 में। लैंड को नेशनलाइज कर दिया कि लैंड ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, सबको मिलेगी सरकार की तरफ से, आप काम करिए, अपने बच्चों को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेच नहीं सकते इसको। लैंड लॉर्डिज्म खत्म कर दिया गया। 1928 में कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जैसे 10 लोगों की ज़मीन है, 10 लोगों की ज़मीन पे कलेक्टिव एग्रीकल्चर होगा। आप अपनी ज़मीन पे अलग नहीं करेंगे, आप अपनी ज़मीन पे अलग नहीं करेंगे, 10 की ज़मीन मिला के एक ज़मीन कोऑपरेटिव बना दिया। अब जितना भी प्रोडक्शन होगा वो 10 को उसका उस हिसाब से आउटपुट मिलेगा, प्रॉफिट रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जितना सोशल एस्पेक्ट, फाउंडेशन फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देगी, बुर्जुआ नहीं बचा, प्रोलेटारिएट नहीं बचा, ईच वन वाज पेड अकॉर्डिंग टू द वर्क। और सैलरी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, जैसे मैंने बताया कि सभी, और फिर सभी सोशल, जितने भी सोशल बेनिफिट्स हैं सिटीजन्स को, मेडिकल केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बहुत सारे अलग अलग राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए। विमेन की इक्वालिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिली, क्रचेज मिले वर्क प्लेसेस पे, जो कि अभी तक कहीं और नहीं था, ठीक है। फिर वेलफेयर मेजर्स थे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार क्या चाहती है, वो हर जगह यही बातें करती है, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। और फिर सेपरेशन ऑफ रिलीजन, कम्युनिस्ट को रिलीजन नहीं पसंद, ठीक है, वो चाहते हैं कि रिलीजन शुड बी अ प्योरली प्राइवेट अफेयर। स्कूल्स में रिलीजियस की पढ़ाई नहीं होगी, रिलीजन को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन अपने घर तक करिए। फिर चौथा, पॉलिटिकल इवेंट। पॉलिटिकल इंपैक्ट में क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, जैसे मैंने बताया कि पहले बुर्जुआ की डिक्टेटरशिप थी, प्रोलेटारिएट की, वर्कर्स डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या होना चाहिए। और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम को एनलार्ज किया गया। फिर चौथा एक और लिख दिया जिसमें इंटरनेशनल इम्पैक्ट, कि जितनी भी पुरानी सीक्रेट ट्रीटीज़ थी जो कि पुराने जार्स ने की थी अलग अलग कंट्रीज, सबको एबॉलिश कर दिया गया। कोई भी सीक्रेट ट्रीटी नहीं है, और हर जनता को अधिकार है कि रशिया की पॉलिसी क्या चल रही है इसके बारे में जानने का। अब हम कोई नया एनेक्सेशन नहीं करेंगे, किसी कंट्री को कैप्चर नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई फाइन नहीं लगाएंगे। जितने भी नेशनैलिटीज़ रशिया के अंदर रहती हैं सबको इक्वल राइट मिलेंगे, सबको अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व करने का अधिकार है। अगर कोई चाहता है, कोई रीज़न जैसे कि जॉर्जिया या कजाकिस्तान चाहता है कि सोवियत यूनियन का पार्ट ना रहे, तो वो छोड़ के भी जा सकता है, तो राइट टू सेसीड भी मिलेगा, और विल ऑफ मासेस को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, मैं लिख नहीं पाया, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, आप इसको कहीं पर लिख लीजिएगा, नोट्स में दिया हुआ नहीं है। ये लिख के आइएगा एग्जाम में, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, सिविल वॉर पे अलग क्वेश्चन आएगा नहीं, अब इतना डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। फटाफट ये भी ख़त्म करेंगे, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।